कि किस ओर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जा रही है। आकाश में चले जाइए, हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए, एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए, सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए, कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, सीमेंट अडानी का, रेल अडानी का, स्टील अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी के नाम मोदी जी करते जा रहे हैं। अपने गुजरात के एक दोस्त के लिए पूरा देश नीलाम करते जा रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि एक टीचर के परिवार में अपने परिवार को पालन पोषण करना कितना मुश्किल का काम है, और उसके साथ साथ रोज अगर सरकार के साथ संघर्ष करना पड़े आपको, ये पता चला शिक्षा मित्र हैं, उनको परमानेंट करने की लड़ाई, तदर्थ शिक्षक है, उनको परमानेंट करने की लड़ाई, प्रेरक शिक्षक है, वो कह रहे भाई हमारा मानदेय तो दे दो, उसके लिए लड़ाई। तो हम शिक्षा का काम करें, शिक्षण का काम करें, या रोज लड़ाई लड़ते रहे, रोज संघर्ष करते रहे। अच्छा, जो शिक्षक है प्राइमरी स्कूल के हो गए, जूनियर हाई स्कूल के हो गए, हाई स्कूल के इंटर के हो गए, उनकी रोज ड्यूटी लगाए रहते हो, चलो पोलियो का ड्रॉप पिलाओ। अब वो पढ़ाई करें कि पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं। तो शिक्षक के अलावा सारा काम सरकार लेना चाहती है। चुनाव आप कराइए, वोटर लिस्ट आप ठीक कराइए, पोलियो का ड्रॉप आप पिलाइए, टीबी की दवा आप खिलाइए। तो यानी जो काम शिक्षण से जुड़ा हुआ जो काम नहीं है, वो सारे काम आप कीजिए, बस शिक्षण का काम मत कीजिए। और अगर आप कर भी रहे तो आपको पैसा सरकार देने के लिए तैयार नहीं। ये पैसा कहां गया, ये देखो सबको मालूम है, मैंने तो नहीं बोला ना, सबको पता है। सारा पैसा आपको उठा के किसको दिया जा रहा है, जोर से बोलिए। प्रेरक शिक्षक का मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं कि एक टीचर के परिवार में अपने परिवार को पालन पोषण करना कितना मुश्किल का काम है, और उसके साथ साथ रोज अगर सरकार के साथ संघर्ष करना पड़े आपको, ये पता चला शिक्षा मित्र हैं, उनको परमानेंट करने की लड़ाई, तदर्थ शिक्षक है, उनको परमानेंट करने की लड़ाई, प्रेरक शिक्षक है, वो कह रहे भाई हमारा मानदेय तो दे दो, उसके लिए लड़ाई। तो हम शिक्षा का काम करें, शिक्षण का काम करें, या रोज लड़ाई लड़ते रहे, रोज संघर्ष करते रहे। अच्छा, जो शिक्षक है प्राइमरी स्कूल के हो गए, जूनियर हाई स्कूल के हो गए, हाई स्कूल के इंटर के हो गए, उनकी रोज ड्यूटी लगाए रहते हो, चलो पोलियो का ड्रॉप पिलाओ। अब वो पढ़ाई करें कि पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं। तो शिक्षक के अलावा सारा काम सरकार लेना चाहती है। चुनाव आप कराइए, वोटर लिस्ट आप ठीक कराइए, पोलियो का ड्रॉप आप पिलाइए, टीबी की दवा आप खिलाइए। तो यानी जो काम शिक्षण से जुड़ा हुआ जो काम नहीं है, वो सारे काम आप कीजिए, बस शिक्षण का काम मत कीजिए। और अगर आप कर भी रहे तो आपको पैसा सरकार देने के लिए तैयार नहीं। सरकार के लिए, सरकार से आप पूछिए, किसी चीज के लिए पैसा नहीं है। आप उनसे कहिए भाई हम 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा की नौकरी कर रहे हैं, किसी विषय को पढ़ाना होता है तो घर पे भी जाके हम पढ़ते हैं, तब दूसरे दिन आके पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारी तनख्वाह दे दीजिए, कहते हैं पैसा नहीं है। नौजवान कहता है हमको नौकरी दे दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। छात्र कहता है फीस कम कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जनता कहती है महंगाई कम कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दीजिए, एमएसपी लागू कर दीजिए,
सरकार कहती है पैसा नहीं है, तो ये पैसा गया कहां? ये पैसा कहां गया? ये देखो, सबको मालूम है, मैंने तो नहीं बोला ना, सबको पता है। सारा पैसा आपको उठा के किसको दिया जा रहा है? जोर से बोलिए। प्रेरक शिक्षक का मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा मित्र को परमानेंट करने के लिए पैसा नहीं है। अभी बता रहे थे कि 1 लाख रुपए की तनख्वाह पे रिटायर होते हैं और 1200, 1700, 1800 रुपए की पेंशन पाते हैं। ओल्ड पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 40 दिन कोई एमएलए बन जाए, जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। 40 दिन कोई सांसद बन जाए, जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। 40 साल कोई टीचर रहे, उसके लिए पेंशन के लिए पैसा नहीं। कैसी व्यवस्था है यार? कौन सी व्यवस्था है ये? और अपने दोस्तों के लिए पूरा देश नीलाम करने के लिए तैयार है। आप शिक्षक हैं, आपके लिए जानना जरूरी है, और सिर्फ जानना नहीं जरूरी, आपको बताना भी जरूरी है कि किस ओर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जा रही है। आकाश में चले जाइए, हवाई जहाज अडानी का। जमीन पे आ जाइए, एयरपोर्ट अडानी का। समुद्र में चले जाइए, सीपोर्ट अडानी का। पाताल में चले जाइए, कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, सीमेंट अडानी का, रेल अडानी का, स्टील अडानी का। पूरा हिंदुस्तान अडानी के नाम मोदी जी करते जा रहे हैं। अपने गुजरात के एक दोस्त के लिए पूरा देश नीलाम करते जा रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास। आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान का ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है, पूरे समाज को ऐसा डिवाइड कर दिया है कि हम अपने हितों के बारे में भी सोचने के लिए तैयार नहीं। हमारा क्या भला है, हम सोचने के लिए तैयार नहीं। आपको मालूम है, अभी मैं एक दृश्य देख रहा था। एक किसी व्यक्ति ने दुकान खोलने के लिए कुछ कर्जा लिया, वो कर्जा बढ़ के 35 लाख रुपए हो गया। अब उस कर्जे की वसूली के लिए पुलिस वाले पहुंचे, तहसील वाले पहुंचे, और उनकी बेटियों का बाल पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मार रहे हैं, दुकान के अंदर पीट रहे हैं। और देश के चंद पूंजीपतियों का, इसको लिख लीजिए कागज पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बताओ पूंजीपतियों का कैसा, कितना पैसा माफ किया? 13 लाख करोड़ रुपए देश के चंद पूंजीपतियों का माफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आपका 13,000 का कर्जा बाकी हो, 13 लाख का कर्जा बाकी हो, 1.5 लाख का कर्जा बाकी हो, 50,000 का कर्जा बाकी हो, आपका कॉलर पकड़ के आपको तहसील के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति चंद पूंजीपतियों की माफ कर दी गई। अगर ये 13 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के विकास में लगाया जाए तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा अस्पताल मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा इलाज मिलेगा। हिंदुस्तान की तरक्की में 4 चांद लग सकता है, लेकिन वो 13 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों के लिए उनका माफ किया जा रहा है। और अकेले अडानी को कितना कर्जा मिला? कितना कर्जा मिला है अडानी को, पता है आपको? कोई कह रहा है 2.5 लाख रुपए, कोई कह रहा है 2.5 करोड़, कोई कह रहा है 250 करोड़। नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को मिला है। कितना? कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए का। 13 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले अडानी को दिया है, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और ये बेईमान अगर कर्जा नहीं पूरा कर पाते तो जानते हैं क्या करते हैं? कहते हैं हम तो दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। मोदी जी कहते हैं ठीक है,
तुम दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए, चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारे आराम से रहने का इंतजाम मैं लंदन में कर रहा हूं, वहां आराम से रहो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। नीरव मोदी ने कितना कर्जा लिया? पंजाब नेशनल बैंक से कितना कर्जा उठाया? 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से। आज हिंदू मुसलमान से अलग हट के बात करते हैं। बताइए आप पंजाब नेशनल बैंक में किसका पैसा जमा है? किसका पैसा जमा है? जनता का पैसा, अध्यापकों का पैसा, डॉक्टरों का पैसा, इंजीनियर का पैसा, कर्मचारी का पैसा, मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, नौजवान का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, रेडी वाले का पैसा। वो पैसा मोदी जी ने उठाया, अपने दोस्त को 20,000 करोड़ रुपए दे दिया। विजय माल्या कितना लेके भागा? 9,000 करोड़ रुपए। ब्याज मिला लेंगे तो अब तो पता नहीं कितना हो गया होगा। नितिन संदेशरा कितना लेके भागा? 6,000 करोड़ रुपए। ललित मोदी कितना लेके भागा? 3,000 करोड़ रुपए। बहुत पहले भाग गया, आप उसको ब्याज मिलाएंगे तो पता नहीं कितना हो जाएगा। जो आदमी 3,000 करोड़ रुपए लेके आपके हिंदुस्तान का भाग गया, ईडी वाले कहते हैं ललित मोदी कहां है हमें पता नहीं, सीबीआई वाले कहते हैं ललित मोदी कहां है हमें पता नहीं, मोदी जी की जांच एजेंसियां कहती हैं ललित मोदी कहां है हमें पता नहीं। वो ललित मोदी, उसकी तस्वीर कभी सुष्मिता सेन के साथ दिखाई पड़ती है और कभी हरीश साल्वे के साथ दिखाई पड़ती है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर आपकी सीबीआई और ईडी को पता नहीं लग रहा है ललित मोदी का, तो सुष्मिता सेन और हरीश साल्वे से ही पूछ लो, ये बता देंगे कहां पे है ललित। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये प्रोफेसर डीएनएस यादव जी, अगर अभी इनके बारे में पता चल जाए आम आदमी पार्टी के आदमी है और कहीं पे 10-20 हजार रुपए की भी कोई गड़बड़ी इन्होंने कर दी, तो इनके घर पे ईडी भी पहुंच जाएगी, सीबीआई भी पहुंच जाएगी, उत्तर प्रदेश की भी पुलिस पहुंच जाएगी, दिल्ली की भी पुलिस पहुंच जाएगी, सब पहुंच जाएगी। और कुछ गड़बड़ी ना भी की हो, और अगर आपका नाम संजय सिंह है, तो आपका नाम ईडी वाले जबरदस्ती चार्जशीट में डाल देंगे। डाला था कि नहीं डाला था बताइए? डाला था कि नहीं डाला था? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं ना मंत्री हूं ना दिल्ली सरकार में किसी पद पर हूं। कहने लगे संजय सिंह का नाम डाल दिया, संजय सिंह के कहने पे ये दुकान आवंटित की गई, वो किया गया, ऐसा किया गया। ईडी वाले सबको नोटिस भेजते हैं, मैंने ईडी वालों को उल्टा नोटिस भेजा, तो ईडी वालों ने मुझे लिख के दिया, बोले संजय सिंह जी गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा भाई मानो, अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का राहुल गांधी हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? बोले नहीं गलती हो गई, मान लीजिए गलती हो गई, गलती हो गई। तो मैंने कहा ऐसी गलती मत करना, कहीं अगर तुमने नरेंद्र मोदी की जगह, नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया, तो फिर तुमको प्रधानमंत्री के आवास पर जाना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करना। और मैंने अपने घर पे बहुत बड़ा बोर्ड लगाया कि ईडी वालों का फक्कड़ हाउस में स्वागत है, आओ जितनी जांच कर सकते हो करो, ईमानदारी से पूरी जिंदगी बिताई है और ईमानदारी से पूरी जिंदगी बिताओ। और इसीलिए इनकी आंख में आंख डाल के लड़ पाता हूं। अगर आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताएंगे, किसी मोदी अमित शाह से, किसी से डरने की, ईडी सीबीआई से और पुलिस वालों से डरने की आपको जरूरत नहीं। यहां भी बाबा जी ने एक दिन में 9 मुकदमा लिख दिया मेरे खिलाफ, कुल 23 मुकदमा लिखा है बाबा जी ने मेरे खिलाफ। मैंने कहा भाई ये एफआईआर क्यों लिख रहे हो?
बोले नहीं हम तो FIR करेंगे, तुम डरो। तो हमने कहा 1700 थाने हैं, 1700 के 1700 थाने में मेरे खिलाफ FIR लिखो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप समाज को आईना दिखाने वाले लोग, आप समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की जो लोग ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से देश और समाज को बांटने का और गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसका जवाब आप ही दे सकते हैं। आप जाइए गांव गांव में इस सच्चाई को बताने का काम कीजिए कि सरकार पैसा हमसे लेती है और काम करती है अपने दोस्तों का। मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के। अच्छा, अब चलिए इस पे भी बहस कर लिया जाए। ये देश में, हिंदुस्तान में बैंकों में जो पैसा जमा है, उसमें ज्यादा पैसा तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्टों का जमा होगा, बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा पैसा जमा होगा? नहीं। सिखों का फिर जमा होगा? नहीं। मुसलमानों का सबसे ज्यादा पैसा तो मुसलमानों का जमा होगा? नहीं जमा है। तो किसका जमा है भैया सबसे ज्यादा? किसका? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसका? हिंदुओं। तो सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? अब महंगाई पे बात कर लेते हैं। इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से बौद्धों की होगी, नहीं है? क्यों वैभव जी? ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं। सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में? अब किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है। सिखों की, ईसाइयों की, मुसलमानों की। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है देश में? किसानों की। किसकी है? सबसे ज्यादा किसान कौन है? तो जब वो फसल का दाम मांगते हैं कि सही फसल का दाम दे दो, तो सबसे ज्यादा लाठी किसके ऊपर पड़ती है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? पढ़ लिख के बेरोजगारी की मार झेलने वाले किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलने वाला कौन है? तो महंगाई हम झेलें, अशिक्षा हम झेलें, बेरोजगारी हम झेलें, बैंक में सबसे ज्यादा डकैती हमारे पैसे पे डाली जाए और कहा जाए हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इस गलतफहमी से देश को निकालो। हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। और आप ही से कहते हैं चलो भाई हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा करो। तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, चिंता मत करो, बस सड़क पे निकल पड़ो झगड़ा करने। इस राजनीति को हमें खत्म करना है। मणिपुर हो, मेवात हो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में नफरत की आग जो फैलाने का काम किया जा रहा है, इस आग को बुझाने का काम बुद्धिजीवी करेंगे, हम लोग करेंगे, शिक्षक करेंगे, जो देश को उन्नति के, तरक्की के, विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे। आज हम अपने देश के हित की बात करना चाहते हैं। ये राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा? हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। और हिंदू धर्म जिसके बारे में हमको भड़का भड़का के हमसे झगड़ा कराया जाता है,
वो हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहे। हिंदू धर्म की पूजा करने के बाद हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। यह है हिंदू धर्म। हमारे इतने उदार धर्म को बदनाम करते, हमारे इतने महान धर्म को प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदते बीजेपी वाले, 16.5 करोड़ का चंदा चोरी और भ्रष्टाचार करते हैं। ये कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं ये? जरा आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अब तक हम लोगों ने सिर्फ हनुमान जी की पूजा की, बजरंग बली की पूजा की, बजरंग बली को संकट मोचन माना और उस बजरंग बली की जाति खोजने का काम योगी जी कर रहे हैं। कह रहे हो तो आदिवासी थे, दलित थे, भगवान की भी जाति खोज रहे हैं। इनके एक उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, वो कहते थे सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो कहते हैं भगवान राम का रूप है मोदी जी और बजरंग बली है अमित शाह जी। और इनके एक नेता है, उनका लड़का भी कैबिनेट मंत्री है, उसने क्या संसद के अंदर कौन सा श्लोक पढ़ा था? विस्की में क्या बसे और रम में क्या बसे और जिन में क्या बसे। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, याद रखना। अपने फायदे के लिए धर्म का कितना भी अपमान होता हो, उसके लिए लोग तैयार हैं। इसलिए हम लोगों को इन विषयों पर जनता को जागरूक करना है, बताना है, समझाना है कि हमारे बच्चों का और इस देश का भला अगर किसी चीज में है तो अच्छी शिक्षा में है, अच्छे इलाज में है, देश की तरक्की में है। हमारा भला तब होगा जब हमारे लिए नीतियां अच्छी बनेंगी। और ये काम हमारी 2 सरकारों ने निश्चित रूप से करके दिखाया है। केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में और दूसरी भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब के अंदर। और दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल, अभी एक हमारे साथी कह रहे थे कि लोग कहते थे, लोग हमसे हंस के कहते हैं 50 साल तक ये पार्टी नहीं आएगी। ज्यादा लंबी बात नहीं है। 2012 में जब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते थे अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अबे राजनीति में आए, इनको समझ में आएगा, अकल आ जाएगी इनको, ठीक हो जाएंगे लोग। 2013 में दिल्ली की जनता ने 28 सीटें देके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। 2014 का लोकसभा हम लोग बुरी तरीके से हार गए। 15 के चुनाव में फिर उतरे। दिल्ली की जनता ने कहा भाई इस बार वोट दे रहा हूं, भागना मत। हम लोगों ने कहा कैसे? बोले देखना जब परिणाम आएगा। 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के, 3 सीट बीजेपी की। 2020 में केजरीवाल जी ने चुनाव प्रचार शुरू किया। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं, उठा के रिकॉर्ड चेक कर लेना। उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, अगर मैंने आपके लिए 5 साल काम किया है ना, तब वोट देना, और काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ये कॉन्फिडेंस वही मुख्यमंत्री दे सकता है जिसने वाकई जनता की सेवा की। और 2020 में 62 सीटें दी दिल्ली की जनता ने। 15 साल से एमसीडी में बैठी थी बीजेपी, वहां से जनता ने उनको निकालने का काम किया। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी बन गई। और क्या काम किया हमने? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री। ऐसा फ्री किया
कि भाजपा वालों की रात की नींद हराम हो गई। बोले अब हम कहां जाएं, ये तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा। बिजली भी फ्री दे दिया, पानी भी फ्री दे दिया, शिक्षा भी फ्री दे दिया, इलाज भी फ्री दे दिया, स्कूल भी अच्छे बना दिए, ऐसे ऐसे स्कूल बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण स्कूलों में हुआ है, एथलीट के ग्राउंड स्कूलों में बने हैं, हॉकी के ग्राउंड स्कूलों में बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने एक ही बात कही, मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह हमारा बहुत दिन का मुख्यमंत्री है, उसका स्कूल देख लो। कहने लगी नहीं। बोले गुजरात का बहुत बड़ा मॉडल है, उसका स्कूल देख लो। कहने लगे नहीं। बोला अरे यूपी के अंदर योगी जी ने स्कूल बनाया, उसको देख लो। कहने लगे नहीं। तो बोले देखना क्या चाहती हो? तो उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल। केजरीवाल ये काम हमने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की। दुनिया के तमाम देशों के लोग आते हैं, कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हमें चाहिए। कई राज्यों के लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के एजुकेशन के सिस्टम को सराहा, लेकिन जितनी हमारी सराहना पूरी दुनिया में होती है उतनी परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होती है। वो कहते हैं हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे, एलजी के डंडे से लोकतंत्र को चलाएंगे। एक गैर चुना हुआ व्यक्ति जिसको एक भी वोट नहीं मिला, उसको केजरीवाल जी की खोपड़ी पे बिठा दिया, बोला हर काम इसका रोकने का काम करना है। उसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, डोर टू डोर राशन की स्कीम है, इसको रोक दो। डोर टू डोर सर्विसेज है, उसको रोक दो। शिक्षा की नीति रोक दो, स्वास्थ्य की नीति रोक दो, मोहल्ला तो सिर्फ काम रोकने के लिए बना हुआ है। काम रोकने, अरे भाई आपको देश में लोगों ने चुना, देश के लोगों के लिए काम करो। केजरीवाल जी को दिल्ली के लिए लोगों ने चुना, उनको दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। भगवंत मान जी को पंजाब के लोगों ने पंजाब के लिए काम करने के लिए चुना, उनको पंजाब में काम करने। लेकिन नहीं, हर जगह डंडा चलाना है, हर जगह काम में अड़ंगा डालना है। तो मैं आपको बता रहा था कि इतनी सारी फ्री स्कीमें दी कि बीजेपी वाले हमारी आलोचना करने लगे, कहने लगे ये फ्री 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 सब कुछ बांटना चाहते हैं। हमने कहा एक केजरीवाल का अर्थशास्त्र है, एक नरेंद्र मोदी का अर्थशास्त्र है। केजरीवाल का अर्थशास्त्र कहता है, केजरीवाल का अर्थविज्ञान कहता है आम आदमी को राहत दो, आम आदमी को फ्री में सुविधाएं दो, उसके जेब में जो बचत होगी वो पैसा बाजार की अर्थव्यवस्था में खर्च करेगा। ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र है कि जो पैसा बिजली से बचेगा, पानी से बचेगा, शिक्षा से बचेगा, इलाज से बचेगा, बस की यात्रा से बचेगा, वो पैसा आम आदमी की जेब में जो बचत होगी वो बाजार में उसको खर्च करेगा, बाजार की अर्थव्यवस्था चलेगी। और नरेंद्र मोदी जी की अर्थव्यवस्था ये है कि जितना पैसा आप लोग मेहनत करके, परिश्रम करके, किसानी करके, मजदूरी करके, टीचर के तौर पे कमा के जितना पैसा आप बैंकों में जमा करते हो, वो पैसा बैंकों से उठाते हैं, अपने दोस्तों को दे देते हैं और कहते हैं बेटा लूट लो। कहता है बर्बाद हो गए तो कहते हैं हिंदुस्तान से छोड़ के बाहर चले जाओ, कहीं की भी नागरिकता ले लो, आराम से ऐश करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी का अर्थशास्त्र। तो बताइए कौन सा अर्थशास्त्र चाहिए भाई? केजरीवाल का। कौन सा इकोनॉमिक्स चाहिए? केजरीवाल का, जिसमें सबका भला हो। और एक बात आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 8 साल से इतना सब कुछ सेवाएं फ्री देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार मुनाफे का बजट दे रही है, घाटे का बजट, घाटे का बजट नहीं दे रही, मुनाफे का बजट दे रही। और पंजाब में भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बन गए तो जो वादे हमने दिल्ली में किए थे वही वादे पंजाब के अंदर किए। तो क्या करने लगे? कांग्रेस बीजेपी के कहने लगे अरे भाई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, पंजाब बड़ा स्टेट है, पंजाब बड़ा स्टेट है। पिछले साल 1 जुलाई से भगवंत मान जी ने पूरे पंजाब की 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। 300 यूनिट बिजली
जीरो बिजली का बिल आता है 90% लोगों के घर में। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। और आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, 1.5 साल में 35,848 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भगवंत मान ने किया। 9.5 साल में मोदी जी बताओ तुमने देश के नौजवानों को कितनी नौकरी देने का काम। आंकड़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बताइए। तो इन लोगों का दिमाग किस में लगा रहता है? हर 10 दिन में एक पुड़िया आपको पकड़ा देते हैं, कहते लड़ते रहो, सब लोग लड़ते रहिए सारे लोग। अभी क्या बहस चला दी है? क्या बहस चला रहे? 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे जरा बताइए आप, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, सारा चुनाव एक साथ हुआ और लोकसभा के चुनाव में सबको बहुमत नहीं मिला, मिली जुली सरकार बनी, 2 साल के अंदर सरकार मान लीजिए गिर गई, 2.5 साल के अंदर सरकार गिर गई, तो क्या नरेंद्र मोदी जी कहेंगे हम बाकी के 2.5 साल चुनाव नहीं कराएंगे? बताइए, ऐसा संभव है क्या? संभव है? उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, झारखंड बिहार में चुनाव हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद किसी राज्य की सरकार गिर गई, तो क्या आप बाकी समय में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? देश का लोकतंत्र आप खत्म करना चाहते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव है क्या इतने बड़े देश के अंदर? संभव है? नहीं संभव है। जब भी सरकार गिरेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, आपको चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। यह हमारे देश का संविधान कहता है। कहां से 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला लेके आ गए? दूसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम इंडिया का नाम भारत कर देंगे। अब आप देखिए, फिर शिक्षक लोग हैं आप लोग, आप सब ने पढ़ा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाते होंगे। LLB कितने लोगों ने किए? प्रोफेसर साहब आपने किए, प्रोफेसर साहब ने भी किए, बहुत सारे लोगों ने LLB किए। भारत का संविधान आर्टिकल 1 पहली धारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी, वो क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। लिखा, पहली धारा कहती है, बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखी, वो कहती है इंडिया दैट इज भारत। तो क्यों इंडिया का नाम बदलना है? पहले कहते थे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, कूदो इंडिया, जागो इंडिया, योगा इंडिया। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं कहता था कि मोदी जी कहते थे, मोदी जी कहते। पिछले दिनों एक इंडिया का गठबंधन बन गया, गठबंधन का नाम इंडिया हो गया। घबरा गए, डर गए, कहने लगे हम अब इंडिया का नाम ही बदल देंगे। मैंने देखा कल नेम प्लेट पे उन्होंने लिखाया था भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। हमें तो ना इंडिया से परहेज है, ना भारत से परहेज है। इंडिया का जो गठबंधन बना, उसके नीचे की टैगलाइन और नारा लिखा हुआ है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन मोदी जी की परेशानी का कारण मुझे समझ में आ गया। जब उपचुनाव के नतीजे आए तो 7 में से 4 सीटें इंडिया वाले जीते, 2 सीट त्रिपुरा में भाजपा जीती, एक उत्तराखंड में जीती, झारखंड में 1,35,000 वोट इंडिया के प्रत्याशी को मिला, जेएमएम को मिला। घोसी उत्तर प्रदेश में 1,24,000 वोट समाजवादी पार्टी को, इंडिया प्रत्याशी को मिला। और बंगाल में 96,000 वोट टीएमसी को, इंडिया प्रत्याशी को मिला। और केरल में 80,000 वोट इंडिया के प्रत्याशी को मिला, कांग्रेस को मिला। आप बताइए, मोदी जी घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? तो अब कह रहे हैं हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। अच्छा, मान लीजिए कल को कोई गठबंधन भारत के नाम पे बन जाए, तो कहेंगे अब हम भारत का नाम बदलेंगे, अब हम इसका नाम बीजेपी कर देंगे। कह देंगे ये देश का नाम बीजेपी है, देश का नाम बीजेपी।
फिर घूम के बिल्ला लगा घूमेंगे प्राइम मिनिस्टर आप बीजेपी। मुर्मू जी को समस्या हो सकती है, वो कैसे लिखेंगी प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? फिर नड्डा साहब झगड़ा करने लगेंगे। तो इसलिए ये एक नकली बहस में उलझाना चाहते हैं। मोदी जी, भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, हम सब 140 करोड़ लोग इस देश में। इस लड़ाई में उलझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे डर का कारण मैं समझ सकता हूं। आपको जाना होगा सत्ता से, जो सत्ता झूठ बोल के मिली आपको। लालू जी अभी परेशान थे, महाराष्ट्र में बोल रहे थे, कह रहे थे हमारा 11 लोगों का परिवार, मैं सोच रहा था 15-15 लाख आएगा, सबसे ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। न काला धन आया, न 15 लाख मिला। परेशान थे। फिर बोले महंगाई कम कर देंगे, 30 रुपए में पेट्रोल, 25 रुपए में डीजल कर देंगे। सरसों का तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, कैंसर की दवा का दाम महंगा, किडनी की दवा का दाम महंगा, टीबी की दवा का दाम महंगा, हार्ट की। मेरी बात पर सिर्फ भरोसा मत कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। दूध महंगा, छाछ महंगा, पैक आटा महंगा, टमाटर अभी 250 रुपए किलो का मिला, 300 रुपए किलो का। और हमारी वित्त मंत्री ऐसी हैं, उनसे आप कहिए प्याज महंगा, कहें हम प्याज नहीं खाते। कहिए टमाटर महंगा, कहें हम टमाटर नहीं खाते। उनसे लोगों ने अमेरिका में कहा कि मैडम रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो मतलब अगर आप कहें कि हमें बुखार हो गया, तो कहने नहीं, आपको बुखार नहीं हुआ, आपको बुखार सहने की क्षमता कम हो गई है। आप कहिए हमें डेंगू हो गया, मलेरिया, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, डेंगू नहीं हुआ, आपके शरीर में डेंगू सहन करने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। जानते हैं कितना विकास हुआ है भारत का? पता है आपको? हिंदुस्तान के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले लिया है। कितना विकास हुआ है पता है आपको? नहीं पता तो अभी चेक कर लीजिए अपने मोबाइल में। गूगल की सेवा का बहुत बखान कर रहे थे हमारे एक दो साथी। आप कर रहे थे, घनश्याम जी कर रहे थे। गूगल खोलिए, हमारा रुपया अफगानिस्तान की मुद्रा से कमजोर हो गया। किसकी मुद्रा से? अफगानिस्तान तालिबानी मुद्रा से भी कमजोर हो गया। इसलिए हमें जानना होगा। और आप सब शिक्षक समाज के लोग हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, देश को सही दिशा दिखाइए, सही दिशा में लेके जाइए। हम बांग्लादेश से, नेपाल से, अफगानिस्तान से पीछे चले जाए और बात हो कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बना देंगे। भारत पर कैपिटा इनकम के मामले में, प्रति व्यक्ति एक आय के मामले में 124वें स्थान पर पहुंच गया। बेरोजगारी के मामले में हम 43 वर्षों में सबसे नीचे पहुंच गए। हंगर इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे आने वालों की संख्या बढ़ गई। और दुनिया भर का झूठ आपके सामने परोसा जाता है। शाम को 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ मुर्गा लड़ाओ योजना टीवी चैनल पे चलती रहती है। एक उधर से चिल्लाता है, इधर से चिल्लाता है, तो उधर, यही चल रहा है। सच हम देख ही नहीं पा रहे, सच हमारे सामने परोसा ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आज बहुत अच्छा सम्मेलन आपने किया और ये हमारा संकल्प है और ये संकल्प हम पूरा करते हैं। 25% सरकार का बजट शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। हमारे बच्चे यहां से पढ़कर
अमेरिका में गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, अमेज़न हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बन जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार खर्च नहीं करती, यहां रोजगार पे खर्च नहीं करती। तो जो हमारे यहां का पढ़ा हुआ बच्चा है, ये विदेशों में अपनी शिक्षा की योग्यता का प्रदर्शन करता है। भारत की शिक्षा का बजट कितना है मालूम है आपको? कितना है? 2%। राठौर साहब बता रहे। और स्वास्थ्य का बजट कितना है? वो भी 1.5%, 2%। 1.5%, 2%। खेल का बजट कितना है? 3000 करोड़ रुपए। कितना है पूरे हिंदुस्तान के खेल का बजट? 3000 करोड़ रुपए। अनुराग ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हमने खेल का बजट बढ़ा दिया, हमने खेल का बजट बढ़ा दिया। पहले शायद 2700 करोड़ था, उसको बढ़ा के उन्होंने 3000 करोड़ कर दिया। तो मैंने खड़े होकर कहा जितना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया, उतने पैसे में हिंदुस्तान का 7 साल का खेल बजट चल सकता है। भारत का चुनाव संपन्न कराने में 3000 करोड़ का खर्चा होता है। 7 बार चुनाव संपन्न कराया जा सकता है, जितना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया। कहते हैं पैसे की बचत होगी। अरे भैया, जब तुम एक साथ भी चुनाव कराओगे तब भी तो पैसे लगेंगे। और जैसे मैंने आपको पूछा कि अगर बीच में सरकार गई तो क्या करोगे? राष्ट्रपति शासन तो लगाओगे नहीं, चुनाव तो कराना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी जिंदगी में आपके मुद्दे आए, उसके बारे में ध्यान से सोचिए, विचार कीजिए और तब उसके ऊपर काम कीजिए। ये सिर्फ नकली मुद्दों में उलझकर ना हमारा विकास होगा, ना आपका विकास होगा, ना आपके बच्चों का विकास होगा, ना हमारे मुल्क का विकास होगा। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेम, भाईचारे, एकता की बुनियाद पर हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। G20 समिट का बहुत सा वीडियो आपने देखा होगा। G20 समिट का बहुत सा वीडियो आज आपने देखा होगा, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया जिससे सीना चौड़ा हो गया, गर्व से सर ऊंचा हो गया, जब मैंने देखा अमेरिका का राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन का राष्ट्रपति हो, ब्राजील का राष्ट्रपति हो, फ्रांस का राष्ट्रपति हो, पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बापू की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि देने। गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बापू से है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान उस व्यक्ति से है जिसने अहिंसा का नारा दिया, हिंसा का नारा नहीं दिया। अहिंसा भारत की पहचान है, हिंसा भारत की पहचान नहीं है। गांधी भारत की पहचान है, गोडसे भारत की पहचान नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।